पिछले साल मेरे पास एक केस आया था, यहाँ पे एक कपल ने अपनी मर्जी से, अपनी कंसेंट से अपना एक वीडियो बनाया। किसी ने दो अच्छी बातें कर दी, लड़का प्यार में पड़ गया। आपने अपने करियर में बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी हैंडल किए होंगे जी। और अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ पे रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे एक मिडिल क्लास घरों में होते हैं, वहाँ रिश्तों के डायनामिक्स बड़े अलग होते हैं। तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? आज हमने पॉडकास्ट में एक डिटेक्टिव को बुलाया है। आज हम मिला रहे हैं आपको राहुल राय गुप्ता जी से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप देखिए कितने बढ़िया दिखते हैं डिटेक्टिव, वैसे नहीं दिखते टोपी पहन के वो ग्लास हाथ में लेके घूम रहे हैं। और आज हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आप 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फील्ड में, है प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये होता क्या है, सारी चीज़ें हम अंदर की जानना चाहेंगे। एंड आई एम मैरिज से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले जो आप केसेस हैंडल करते हैं, किस तरीके के केसेस आते हैं मैरिज में, थोड़ा बताना चाहेंगे आप लोगों को? प्री मैरिज के, पोस्ट मैरिज के, या कुछ ऐसी चीज़ जो लोगों को नॉर्मल रखती हो लेकिन जब आप केस के अंदर गए तो आपको बड़ा शॉकिंग लगा, ऐसा कुछ केस? जनरली जैसे हम प्री मैट्रिमोनियल के दो टाइप के केसेस आते हैं। शादी से पहले के केसेस आते हैं, शादी के बाद के आते हैं। शादी के पहले ऑब्वियस है कि वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा होने वाला पार्टनर हमारे प्रति फेथफुल है या नहीं है, कहीं कोई और उनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, या उनका बैकग्राउंड कैसा है, या जो उन्होंने अपने बायोडाटा में या बातचीत में बताया वो सही है या नहीं है, एक्चुअल पोजीशन क्या है उनकी, वो जानना चाहते हैं। उसके ऊपर हम काम करते हैं। मैं एक केस बताता हूँ जो आपके ऑडियंस भी जानेंगी तो उनको समझ आएगा कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराना कितना जरूरी है। तो चंडीगढ़ से हमारे पास केस आया कुछ समय पहले। तो लड़की दिल्ली की थी और हम जनरली पूछते हैं क्लाइंट से कि आप वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना चाहते हो, आपका मकसद क्या है? तो उन्होंने बताया कि लड़की की उम्र 32 साल हो गई है और क्योंकि 32 साल है और उसने अभी वो क्लेम कर रही कि मैंने शादी नहीं की जी, अनमैरिड हूँ, तो शादी क्यों नहीं की। अच्छा, लड़के वालों ने ये आपसे बोला? हाँ, लड़के वालों ने बोला। लड़के वाले मेरे क्लाइंट थे। ठीक है। तो लड़की की इंक्वायरी। अच्छा, लड़की की इंक्वायरी। लड़की क्योंकि 32 साल की हो गई है, उसने शादी क्यों नहीं की? उसने क्यों नहीं की, इसलिए लड़के वालों को लगा कि हमें अब डिटेक्टिव को हायर करना चाहिए। जी, ठीक है ना। तो मैंने कहा देखो जी, मैं जब काम करूंगा तो मैं पूरा ही कर लूंगा, पैसे तो मैं उतने ही ले रहा हूँ आपसे, मैं पूरा काम करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जैसे मर्जी करो। अब उन्होंने हमें एड्रेस दिया था, तो एड्रेस पे हमारी टीम पहुंची, पता चला वो रहते नहीं वहाँ पे। अच्छा, जो लड़की वाले रहते ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा। फिर हमने बताया कि भाई यहाँ तो रहते ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप पता कर लो, अब हमारे पास तो और कुछ नहीं है। फिर हमने और पता किया, हमें पता चला कि फलानी जगह रहते हैं। हमारी टीम वहाँ गई तो वहाँ पता चला कि पेरेंट्स तो रहते हैं लड़की के, लेकिन लड़की नहीं रहती वहाँ पर। ये क्या मतलब ट्विस्ट आ रहा है? तो ट्विस्ट ये आया कि जब हमने कोई कवर स्टोरी बना के, जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि आप इंक्वायरी कैसे करते हो, तो कोई कवर स्टोरी बनाई हमने, उसके फादर से हमने, लड़की के फादर। अच्छा। लड़की के फादर से खुद पता चला, उन्होंने खुद बताया कि मेरी बेटी की शादी 8 साल पहले हुई थी। अच्छा, हो चुकी थी? हाँ, हो चुकी थी शादी। 1 साल पहले उसका डिवोर्स हुआ है और 7 साल का उसका बच्चा है। कब? तो ये चीज बच्चा हमारे पास वाले को पता थी? नहीं पता थी ना, कुछ नहीं पता था ना, वो तो अनमैरिड समझ के शादी कर रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला ना कि 32 साल की होगी, शादी क्यों नहीं हुई है ना। तो उनका डाउट तो यही था। डाउट तो ठीक था, लेकिन इसके साथ और चीजें भी देखनी जरूरी है, ठीक है ना। तो पता चला कि उसका एक 7 साल का बच्चा था और 8 साल पहले उसने घर से भाग के शादी की थी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ। फिर उसका डिवोर्स हो गया, फिर वो वापस आ गई घर, ठीक है। बच्चा अब यहीं छोड़ दिया, अब वो अकेली कहीं पे रहती है अलग से। अरे बाप रे, आप सोचिए अगर इसकी शादी उससे हो जाती तो कितना बड़ा मैस होता, और मैस कितना बड़ा होता, कितना बड़ी प्रॉब्लम वापस तो ये हमने रिपोर्ट दी। अब लड़का जो है 2 महीने से लड़की से चैट वैट कर रहा था, प्यार में था उससे। ऐसे प्यार में भी पड़ गया, मतलब ऑनलाइन। तो लड़के प्यार में बड़े जल्दी पड़ जाते हैं। किसी ने 2 अच्छी बातें कर दी, लड़का प्यार में पड़ गया। वो उसका कारण है क्योंकि आजकल अच्छी लड़कियां मिलती नहीं है। तो लड़के थोड़े से अब बोले हो गए हैं, तो बोले नहीं, लगता है डेस्परेट हो गए कि ये भी कह सकते हो, मिल गया बात कर ले। लेकिन क्या होता है कि उनको लगता है कि लड़की बहुत प्यार से, इज्जत से बात कर रही है। उन्होंने 10 लड़कियों को डेट की होती है, उनको पता है कि लड़कियों का मिजाज क्या है, मतलब उन्हें इज्जत नहीं मिली होती, यहाँ पे इज्जत मिल गई थोड़ी सी। अब लड़की को, जो इस तरीके की लड़की होगी, जो इस तरीके की बातें छुपा रही है, तो उसको अच्छे से पता होगा कि मेरे को अपने होने वाले हस्बैंड को टैकल कैसे करना है, या एक बंदे को टैकल कैसे करना है जो पोटेंशियल कैंडिडेट है मेरी शादी
के सही लिए। है, सही ठीक है ना, सही बात। तो उसको सारे हथकंडे पता है, तो वो प्यार से बात करेगी, इज्जत से बात करेगी, खाना खाया या नहीं खाया, ये हुआ या नहीं हुआ। लड़का तो वैसे सारा- पिघला हुआ है, वो तो वो पिघल पिघला हुआ पहले से। ठीक है ना, तो उसको लगता है कि भाई यही लड़की मेरी अब साथी बनेगी। ठीक है। तो जब ये चीजें पता चली तो हमने लड़के वालों को बताया, तो लड़का कहता है यार मतलब उसको दुख तो हुआ होगा, लेकिन वो फिर दूसरे दिन फोन आ गया कि ये तो लड़का जी अभी भी मान नहीं रहा। कहता है जी क्या हो गया फिर, सब उसने कुछ पता छुपा है। लिया। हाँ, कहता है जी क्या हो गया, ये तो एक्सीडेंट था, है तो शादी हो गई, डिवोर्स हो गया उसका, अब उसका क्या कसूर इसमें। मतलब सामने बच्चे खाई को अपनाने- है, उसको पता है कि खाई में गिरने वाला है, तब भी कह रहे क्या हो गया। हाँ, वो ये सोच रहा है कि खाई में हो सकता है जाल लगा हो, मैं बच जाऊं। ठीक है ना, या खाई में कुछ मोती हीरे हों तो उनके ऊपर गिरूंगा तो सही, जिंदगी सही। बन जाएगी मेरी, लाइक दैट। सही बात है। तो मैंने कहा यार देखो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि लड़की ने देखो सीरियसली ये है कि लड़की ने झूठ बोला है। सही सही। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो डिवोर्सी है, प्रॉब्लम ये नहीं कि उसका बच्चा है, उसमें हो सकता है उसका कोई कसूर ना हो, कोई दिक्कत नहीं, वो हो सकता उसने है। एक लड़के पे भरोसा किया, उसने उसको धोखा दे दिया, इसने डिवोर्स कर लिया, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट लड़की ने आपसे छुपाया ये, तो मुझे ये थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है कि अगर उसने छुपाया तो उसने और कितनी बातें छुपाई होंगी, Exactly. ये आपको पता नहीं। ये सबसे पहली जो रिश्ते की नींव वही झूठ से हो रही है, तो फिर तो कितनी दिक्कत है। अब फिर वो कहते जी अब इसको मनाना कैसे है, फिर मैं कहा मेरी बात करा दो भाई। फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया, समझाने के बाद तब जाके वो माना। उसके 6 महीने बाद फिर मेरे पास उनका एक केस आया, उन्होंने एक टीचर का मेरे को दिया बायोडाटा कि भाई ये लड़की हमने देखी है, वो भी दिल्ली की थी, इसके बारे में पता कर। वो अच्छी लड़की थी, अच्छी घर की थी और सब चीज़ें ठीक थी, तो उससे उसकी शादी हो गई। आपने अपने करियर में बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी हैंडल किए होंगे जी, और अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ पे रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे एक मिडिल क्लास घरों में होते हैं, वहाँ रिश्तों के डायनामिक्स बड़े अलग होते हैं। तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, क्योंकि रिसेंट में मैं एक खबर पढ़ रहा था कि, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, कि एक बहुत हाई प्रोफाइल घर जहाँ पे हस्बैंड स्वैपिंग चल रही है, वाइफ स्वैपिंग चल रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी दोनों साथ रह रहे हैं, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा, जो खबर थी वो बिल्कुल सही थी मेरे हिसाब से। ये हाई प्रोफाइल केसेस में नहीं है, वहाँ पे तो है ही है, ये मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ऐसा हो रहा है। और ये अब से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा। तो आप देखेंगे उनकी जो अभी हम पीछे डिस्कस भी कर रहे थे अभी, तो उनकी फैंटेसी क्या है लोगों, ठीक है, कोई थ्रीसम करना चाहता है, कोई ग्रुप सेक्स करना चाहता है, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है। कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, कई बार वाइफ अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वो दूसरे पार्टनर ढूंढते हैं फिर, जिसमें दोनों को ऐतराज नहीं होता। तो ये हमारी सोसाइटी में जो एक कल्चर है, ये बहुत मतलब ओपन सीक्रेट है, ठीक है। आपको तमाम ऐसे ऐप मिल जाएंगे, डेटिंग ऐप मिल जाएंगे, यहाँ पे कपल्स आते हैं, वो या तो कपल्स ढूंढ रहे होते हैं या अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे भी ऐप्स है जहाँ पे कपल ढूंढ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने एक पॉडकास्ट में नाम लिया, adultfriendfinder.com करके एक साइट है, तो उस पे मिलियंस व्यूज आए, मतलब लोग पहुंच गए वहाँ पे भी। वहाँ पहुंच गए और लोगों ने मतलब लाखों लोगों ने उसको शेयर किया। मतलब लोगों ने इसको ज्ञान नहीं लिया, वहीं पहुंच गए। ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान तो क्या लेना है, देखो हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ है, वो किस तरीके से, वो मेरे कहने से या आपके कहने से हाँ। वो नहीं बदलेगा, ठीक है, वो बदलेगा तब जब उसको बदलाव में की जरूरत महसूस हो, है ना। तो दिस इज द थिंग। तो ये चीजें चल रही हैं, ओपनली चल रही है, बहुत ओपनली चल रही है। मैंने अभी सुना था कि कोई यहाँ पे एक नॉर्थ प्लेस में एक ऐसा रेस्टोरेंट है कि लोग सैटरडे को कपल्स मिलते हैं आपस में, 10-15 कपल्स होते हैं। अच्छा। वो डिनर विनर डेट करते हैं और बाद में अपनी गाड़ियों की चाबी वहाँ पे डाल देते हैं एक बाउल में। जो लड़कियां हैं वो चाबियां उठाती हैं, चाबियां उठा के चलती हैं, अब जिसकी चाबी होती है उसके साथ चल देती हैं वो। तो ऐसा कुछ मैंने सुना था, मतलब ऐसा कुछ। इस तरह के कोई केस या कोई आपके पास आया जहां आपने ऐसे लोगों से बात की, उनका क्या माइंडसेट रहता है ऐसे लोगों का? नहीं, माइंड वो हमारे जैसे ही लोग हैं, माइंडसेट कुछ खास नहीं है ऐसा। वो बेसिकली ये सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ है, लाइफ हमें एक बार दी है भगवान ने, हम इसको अपने तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, हम अपने तरीके से जिएंगे। अगर हम अपने पार्टनर से खुश नहीं है, लेट्स सपोज एक कपल है, वो एक दूसरे से फिजिकली सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रास्ते ढूंढता है, वो आपस में बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास वेज है
या तो सिंपल एक वे है कि हस्बैंड अगर सेटिस्फाई नहीं, वो किसी के पास चला जाएगा, एक बाहर एक ओपन रिलेशनशिप चला लेगा, वाइफ एक ओपन रिलेशनशिप चला लेगी, एक तरीका तो ये हो गया। अब उनको इसमें ये दिक्कत होती है कि अगर किसी को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, किसी ने वीडियो बना लिया, किसी ने फ़ोटो बना ली, तो कई बार वो अपने साथ मिला लेते हैं कि ठीक है भैया जो करना है मेरे सामने ही कर लेते, ठीक है ना। तो उनका वो अपनी फैंटेसीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। और ऐसे 5 स्टार होटल्स में पार्टीज़ भी होती हैं ऐसी, जिसमें कपल्स मिलते हैं इस तरीके से, और फिर उन्होंने 10-20 कमरे ऐसे बुक करा रखे होते हैं, और वहाँ जा कर के वो अपना रात बिता के आ जाते हैं। घर वालों को कुछ पता नहीं चलता, वो कहते हैं भाई हस्बैंड वाइफ गए थे वापस आ गए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है कि कई बार वो किसी प्ले बॉय को भी बुला लेते हैं या कॉल गर्ल्स को भी बुला लेते हैं कि भाई ज़्यादा फन होगा, या मतलब अगर मेल ज़्यादा है तो फीमेल्स को और बुला लिया, या फीमेल ज़्यादा हैं तो मेल को किसी को बुला लिया। तो अब वो जाहिर सी बात है अननोन लोग होंगे, तो प्ले बॉय हैं या कॉल गर्ल हैं, तो उनके साथ अगर आप इंटीमेट होते हो तो आपको मतलब मेडिकली भी इशू हो सकते हैं, और साथ में आपको कल को उन्होंने वीडियो वगैरह बना लिया आपका, तो वो भी आपको इशू हो सकते हैं। कल को वो ब्लैकमेल भी कर सकता है आपको, और आपको पार्टनर को बता भी सकता है, या कहीं पे भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इशू तो हमेशा रहेगा ही। और फिर जब हम देखते हैं कि फिर ऐसे स्कैम होते हैं जैसे सेक्सटॉर्शन जैसे आजकल बड़े ऑनलाइन डेटिंग स्कैम भी सामने आ रहे हैं, तो फिर तो वो गलत नहीं है ना। मतलब आप इजीली चाबी उठा के किसी के साथ भी चल लिए ना, उसका आपने कुछ देखा, तो फिर तो मतलब आप अपनी गलतियों का शिकार हो, यही कह सकते हैं। जो आपने भी सेक्सटॉर्शन की बात की और ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात की इस मामले में, वो इनसे बिल्कुल अलग हैं। ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, तभी तो डेट कर रहे हैं ना, तभी तो डिनर पे मिल रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते हैं, या तो दोस्त होंगे या कुलीग्स होंगे, इस तरीके के लोग होंगे ये। अच्छा, ये वो होते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो आप बोल रहे हो ये स्कैम वाला, ये पार्ट बिल्कुल अलग है। अननोन वाले का हो गया फिर, ये अननोन वाले का है कि भाई आप मिले, और मैं अपने हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि भाई आपको बचना कैसे है, और बचना ही क्यों है, फंसने से बचना कैसे है, वो आपको देखना है। तो उसके 3 कारण हैं। पहले तो आपका लालच है कि लालच पे आपको काबू पाना है। लालच क्या है आपका, कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास एक वीडियो कॉल आया, आपको पता नहीं कि वो वीडियो कॉल है, आपने उठाया कॉल, पता चला जी वहाँ पे एक सुंदर लड़की है और वो न्यूड है, ठीक है। तो अब लोग लालच में आ जाते हैं, अरे यार गाड़ी साइड में लगा लेते, देख लो यार क्या है क्या नहीं, बात करना शुरू कर देते। तो मुझे तो लगता है ऐसे लोगों की पिटाई होगी जो ऐसे तो बात करेंगे। लड़की ने सोचा फंस गया भी बंदा, अब वो लड़की बात करेगी, वो कहेगी भाई आप तो अभी गाड़ी चला रहे हो, ऐसा करती हूँ मैं, रात को आप कितने बजे फ्री होते हो, मैं रात को कॉल करती हूँ। अब बंदा अगर लालच में आ गया, वो वेट करेगा रात को या कॉल बैक करेगा, तो उसका वीडियो बन जाएगा, और वीडियो के बाद उसको ब्लैकमेल किया जाएगा। अब देख ले, है ना, अब पैसे निकाल, अब देख आराम से। तो लालच का उसको वो मिल गया। सही। अब एक बंदा होता है कि लालच तो उसने किया, फिर उसको अकल भी आ गई, उसने बंद भी कर दिया, बट वो लापरवाही में हो गया उससे, और उसने फोन बंद कर दिया। उसको लगा कि नहीं यार मेरे को कुछ नहीं करना है ऐसा, मैं फोन बंद कर देता हूँ। वो जेन्युइन था बंदा, वो जेन्युइन था, बट 2-3 सेकंड तो वो कैप्चर कर लिया ना, उसने आपकी शक्ल कैप्चर कर ली। वो आपकी शक्ल आ गई, इधर से सामने वाले की न्यूड वीडियो आ गई, उन दोनों को मिक्स करेगा और मिक्स करके एक जेन्युइन वीडियो बना देगा वो आपकी, जिससे कि लगेगा कि आप किसी के साथ न्यूड वीडियो चैट कर रहे हो। वो परिवार वाले में फिर सर्कुलेट करने की धमकी देगा, तो आप डर जाओगे वहां पे। पहले आपने लापरवाही की, फिर आप डर गए वहां पे, तो भी आप ब्लैकमेल हो गए। तो मैं सभी को ये कहता हूं कि भाई पहले तो लालच मत करो, लालच कर लिया तो फिर डरो मत, ठीक है। इससे पहले लापरवाही मत करो। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आप इसका शिकार होते हो। अगर इससे बचना है तो ये तीनों चीज़ों पे आपको गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो प्री मैरिज की बात की, पोस्ट मैरिज के भी केसेस आपके पास आते हैं? जी जी। तो किस तरीके के केसेस होते हैं, बताइए, बताना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी, क्योंकि लोग ज़्यादातर मुझे लगता है केसेस सुनना पसंद करते हैं। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पे एक MP में कोई किसी पार्टी का विधायक है या पता नहीं कौन है, ओपन सेक्स कर रहा है एक लड़की के साथ। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। तो अब ये क्यों होता है ऐसा,
हाँ। ये मैं आपको इसलिए किस्सा बताया क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। लोग जो है अपने रिश्तों में न्यूड फोटो या वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके ऊपर मैंने विस्तार से बात की है। ठीक है, तो पिछले साल मेरे पास एक केस आया था, यहाँ पे एक कपल ने अपनी मर्जी से, अपनी कंसेंट से अपना एक वीडियो बनाया, फोटो ली, न्यूड फोटो एक दूसरे की, और वो एक टाइम पे आके वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे। ठीक है, फिर अब वो थोड़ा परेशान हुए, उन्होंने पुलिस को खबर की, पुलिस ने सब चीज़ें पूछी, वो हमारे पास भी आए, और उनका ये था कि भाई ये जो वीडियो है, फोटो है, ये अलग अलग साइट्स के ऊपर जा कर के वायरल हो चुकी है, इनको बंद करना है क्योंकि उनकी लाइफ स्टेक पे आ गई है। कहीं ना कहीं वो उनके सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे कि हम सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मेरे से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि भाई सुसाइड करना तो कोई ऑप्शन है नहीं, पहले तो आपने गलती की है, आपको नहीं करना चाहिए था ये। पहली बात तो रिश्ते में भाई ये रिश्ता प्यार का रिश्ता है, तो ये तो आप दोनों का एक प्राइवेट मामला है, तो इसमें आपको पिक्चर खींचने की या वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। और फिर अगर बना भी लिए भाई, तो उसको आपको मोबाइल में या कहीं रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि मोबाइल तो कभी भी हैक हो सकता है, आपका लैपटॉप हैक हो सकता है, आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपने ठीक करने वाले को दिया, उसने डेटा देख लिया, उसको वो वीडियो फोटो मिल गई, कितने तो सारे थ्रेड पॉइंट्स उसको पेन ड्राइव में डाल के रख लेगा, कहीं पे मिसयूज कर लेगा उसका। तो बहुत सारे थ्रेड पॉइंट्स है, तो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब कर लिया तो अब इसका मुकाबला भी करो फिर आप। तो मैंने थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ये किया, तो अब हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमने करीब 1 महीना लगाया और पुलिस के साथ मिलके काम किया उस केस पे। पुलिस ने बहुत मदद की उस केस में उनकी, और वो सारा डेटा जिस जिस साइट पे था, हमने अपनी एजेंसी का नाम लेके, कोई अमेरिका में साइट है, उसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे, किसी का यूरोप में है, किसी का कहीं पे है, तो हमने सबको मेल लिखा अपनी तरफ से उनको बताया कि हम डिटेक्टिव है, ये हमारे क्लाइंट है, ये कंसेंट है उनका, तो इनका वीडियो चल रहा है आपकी साइट पे, फोटो चल रहा है, तो आप इसको बैन करो। तो धीरे धीरे करके हमने वो सारा कुछ किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस में कई बार लोगों की फैंटेसी होती है इस तरीके की कि हम अपने ही जो न्यूड वीडियो या पॉर्न वीडियो बनाएं और उनको खुद देखें कि कैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो पॉर्न देखना या उसको रिकॉर्ड करना या उसको पब्लिश करना वैसे ही बैन है, और दूसरा अगर हम खुद अपना बनाते तो हमें फिर इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कल को कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो अगर कोई भी आपके जो ऑडियंस देख रही है, कभी भी उनको थॉट आता है, तो मुझे लगता है ऐसी कोई पिक्चर लेना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। सही बात है। इसके अलावा आपके पास चीटिंग के केसेस भी आते हैं, वाइफ चीट कर रही है या हस्बैंड चीट कर रहा है, ऐसा कुछ, ऐसे तो बहुत कॉमन होंगे। सबसे ज़्यादा केसेस हमें यही आते हैं कि वाइफ चीट कर रही है या हस्बैंड चीट कर रहा है, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि कौन सबसे ज़्यादा चीट कर रहा है, मतलब आपके पास तो डेटा रहता है, तो जनरली देखा गया परसेंटेज वाइज तो कौन ज़्यादा चीट करता है, वाइफ? मैंने एक पॉडकास्ट किया था अभी, उसमें मैंने बताया कि मेरे हिसाब से लड़कियां अभी ज़्यादा चीट कर रही हैं। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ गए, हाँ। फ़ोन आ गए कि यार तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर हस्बैंड लोग आ रहे हैं, ठीक है। और कितने आते होंगे? 10? अगर आपके पास 10 केसेस आ रहे हैं तो मुझे 60-40 का रेशो लगता है। अच्छा। कि अगर मेरे पास 10 केस आ रहे हैं, मेरे पास केस की बात नहीं कर रहा, चीटिंग के केस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कि अगर 10 केस होते हैं ऐसे, तो उसमें 4 लड़के चीट कर रहे हैं और 6 लड़कियां चीट कर रही हैं। अच्छा जी। और क्यों चीट करती हैं? क्या रीज़न, किस रीज़न से चीट करते हैं? रीज़न तो ये होता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती पार्टनर के साथ, उनकी फिजिकल लाइफ कई बार 0 हो चुकी होती है, ठीक है, तो इस वजह से भी होता है। कई बार उनको मज़ा चखाना होता है अपने पार्टनर को, ठीक है ना, और क्योंकि पार्टनर भी चीट कर रहा होता है, वो कहते हैं हम भी पीछे क्यों रहे, तो हम भी ऐसा करते हैं। तो ये तमाम कारण है, इसमें सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी का इशू मुझे लगता है कि ज़्यादा होता है, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। और क्या एज रेंज होती है, एज ग्रुप क्या होता होगा ऐसी लेडीज़ का जो ऐसे केस? मुझे लगता है 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी में डिवोर्स भी बढ़ रहे हैं, और मॉडर्न सोसाइटी में शादियां पहले जैसे नहीं होती। पहले ये होता था कि आपके किसी जान पहचान के रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया,
वो दोनों पार्टियों को जानता है, वो आपको भी जानता है, सामने वाले को भी जानता है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हमें जो रिश्ता बता रहा है उसने सामने वाले को परखा हुआ है, अच्छा है तभी बता रहा है। आज की डेट में ये हो गया है कि रिश्ते एक तरीके से, हमारी सोसाइटी न्यूक्लियर सोसाइटी बनती जा रही है, किसी को किसी से मतलब रहा नहीं है, परिवार न्यूक्लियर हो गए हैं, तो रिश्तेदारों से इतनी बनती नहीं है। तो अब जब शादी की उम्र आती है तो हमें सामने लोगों को दिखाई देता है कि भाई ये शादी.com है, ये जीवन साथी है। तो आपको क्या लगता है इन सब से भी केसेस बड़े हैं फ्रॉड के? क्योंकि बहुत सारी, अभी हमारे पास एक लॉयर आए थे, वो एक लुटेरी दुल्हन का केस बता रहे थे, जो हर 3-4 महीने में नई शादी करती है, फिर केस ठोकती है, उस पर पैसा उगाही करती है, फिर ऐसे उसका पैटर्न बन चुका। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, वो जिन्होंने आपको बताया उन्होंने बिल्कुल सही बताया। चाहे आप जीवनसाथी.com ले लो, चाहे शादी.com ले लो, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ इस चीज़ को कि उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फेक प्रोफाइल बने हुए हैं। जैसे लुटेरी दुल्हन का आपने नाम लिया, अब उसका पैटर्न क्या रहा होगा जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, उसने बहुत सारे लड़कों के साथ डेट की जी, ठीक है ना। अभी दिक्कत क्या होती है कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर 10 लाख लोग हैं टोटल, उसमें से 2 लाख लड़कियां होंगी, 8 लाख लड़के होंगे। सही है, सही है, ठीक है ना। और लड़के ना इसलिए इंटरेस्ट नहीं भेजते सिर्फ कि शादी करनी है मुझे। मैंने ये अपने साथ कुछ लोगों को देखा है, अपने आसपास के लोगों को, वो बिना देखे भी स्वाइप करते रहते हैं, उनको बेचते रहते हैं। वो मतलब मैरिज प्लेटफॉर्म को डेटिंग प्लेटफॉर्म समझते हैं, डेटिंग प्लेटफॉर्म समझते हैं, या वो कहते हैं जब इनका इंटरेस्ट आएगा देखेंगे। हाँ हाँ, सबको कर दो, सबको कर दो, जो आया वो ठीक है, देख जो फंसेगी लड़की उसको देख लेंगे, फिर बाकी क्या करना है। तो लड़कों की ये टेंडेंसी है कि जो भी आ रही है चलो ले लो, जो भी आ रही है ले लो, बाद में देखेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे उसमें से। ठीक है, अब सारी अच्छी होती हैं लड़कियां, तो सारी अच्छी होती हैं, सारी अच्छी होती है। अब वो सोचते सभी से डेट कर लूं मैं, ठीक है ना। अब उस डेटिंग के चक्कर में वो फंस जाते हैं। फिर उसमें से एक लुटेरी दुल्हन भी होती है, और लुटेरी दुल्हन कहती है बेटा अगर तू 2 कदम आगे, मैं 4 कदम आगे हूँ, तूने ऐसे किया, मैं अब तेरे को बताती हूँ क्या करना है। तो वो शादी वादी करती है, अपना रूट के निकल जाती है, और जब शादी करती है तो अपने प्रोफाइल को डिसकंटिन्यू कर देती है। उसके बाद जब उसका काम हो जाता है तो फोटो वोटो बदलती हैं, नाम वाम वही रख लेती हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाती हैं। मैंने तो ये भी सुना है इनके परिवार तक भी नकली होते हैं। हाँ, फैमिली तक भी पूरे एक्टर्स की टीम ले जाते हैं। आपने फिल्म देखी होगी सोनम कपूर की डॉली की डोली, हाँ, जिसमें वो यही करती है, और ये बहुत रियल केसेस हैं। वो रियलिस्टिक पिक्चर है बिल्कुल। मतलब अगर आप पिक्चर देख लोगे, आपको एक सीन भी ऐसा नहीं लगेगा जिसमें फालतू का कोई ड्रामा है। वो बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर है, जो हमारे पास केसेस आते हैं। कोई आया आपके पास ऐसा केस जो रियल में आपने ऐसा देखा? केसेस आते हैं मेरे पास। एक बार लड़की आई, उसने बोला कि जी मेरा बॉयफ्रेंड है और वो गुम गया है, मुझे उसको ढूंढना है। अच्छा, हाँ जी। अरे बाप रे। तो मैं कहा ढूंढ देते हैं, कोई बात नहीं। उसने जैसी फोटो दिखाई मेरी हंसी निकल गई। कहती क्या हुआ? मैं कहा नहीं कुछ नहीं। अब मैं उसको क्या बताऊं कि 4 बार ये केस मेरे पास पहले आ चुका है और मैं उसको क्यों बताऊं। तो मैंने उसकी स्टोरी सुनी। अब उसने बताया कि ये बंदा जो है ये अमेरिका में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा। इसके ये इंडिया से बिलोंग करता है, और अभी ये आने वाला था यहाँ पे, और आया यहाँ पे, और फिर जो है गायब हो गया। अच्छा। मुझे लगता है इसका एक्सीडेंट हो गया या इसको किडनैप कर लिया इंडिया में किसी ने। तो मेरे को पता था आगे क्या स्टोरी है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि आपसे पैसे कितने लिए इसने? अच्छा, पैसे लिए हुए थे उसने? कहती आपको कैसे पता? मैं कहा मुझे आइडिया लगा थोड़ा सा ऐसे। कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बताना नहीं चाह रही मैं कहा बेटा मेरे को बता दो पूरी, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा जी, पूरी बात बताओ। तो उसने बताया जी मैंने ऐसे ऐसे करके डेट चल रही थी मेरी, 3-4 महीने से बात चल रही थी, तो मेरे पास पैसे थे, इसको जरूरत थी, तो मैंने करीब 22-23 लाख रुपए दिए हैं इसको। अच्छा, वो मिली उससे मैट्रिमोनियल साइट्स पे? मैट्रिमोनियल साइट। अब जो 4 लड़कियां मेरे पास पहले आ चुकी थी यही सेम की, उन्होंने भी ऐसे ही, किसी ने 5 लाख कमाए हुए थे, किसी ने 8 लाख रुपया, कि एक ने तो 45 लाख रुपए कमाए। 45 लाख रुपए? हाँ, लड़के क्या करते हैं और लड़कियां भी करती, ये दोनों तरफ से चल रहा है, वाइस वर्सा है। लड़कियां लड़कों को सेट करती हैं मैट्रिमोनियल साइट पे, लड़के जो है लड़कियों को सेट करते हैं। वो कैसे सेट करते हैं? अब जैसे मान लो एक लड़की है, वो 32-35 साल की हो गई, अब उसको लगता है मेरी एज निकल रही है। हाँ। और एज जो है वो चेहरे पे नजर भी आने लग जाती है टाइम पे। सही है, ठीक है। अब उसको अपनी फिक्र होने लगती है, अपने फ्यूचर की फिक्र होने लगती है कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। तो
अब वो मैट्रिमोनियल पे घर वालों ने कहा कि भी शादी कर ले, शादी कर ले। जब उसकी शादी की सही उम्र थी तब तो उसने ध्यान नहीं दिया, तब तो कैरियर कर रही थी वो, ठीक है, या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। लेकिन जब वो सीरियस हुई शादी के लिए तो 32-35 साल की हो गई वो, ठीक है। अब उसने प्रोफाइल बना लिया कि हाँ अब मेरे को सेटल होना है, जितने भी कर्मकांड मैंने करने थे उल्टे सीधे वो उन्हें कर लिए, अब मेरे को सेटल होना, ठीक है। अब उसने प्रोफाइल बना लिया। अब वो शक्ल से भी जो है नॉर्मल दिखने वाली इंसान है, ठीक है, मतलब बहुत खूबसूरत नहीं है, नॉर्मल दिखती है। एज उसकी 32-35 साल, ठीक है। अब उसने जैसी प्रोफाइल बनाया उसके पास बहुत सारे प्रपोजल आ गए। उसमें से 95% प्रपोजल ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट लड़कों के हैं और जिनकी उम्र 30-32 साल, 30-32 साल, उसकी एज से 2-4 साल छोटे होंगे, किसी के 28, किसी के 25 साल, ऐसे आ गए। 4-5 प्रपोजल ऐसे हैं जो, क्योंकि उसकी एज 35 साल है मान लो, तो 40 साल का बंदा आ गया, 38 साल का आ गया, उससे बड़ा था जो भी, उससे बड़ा थोड़ा सा। भाई जो 40 साल का बंदा होगा वो सोचेगा कि मेरी बीवी की एज 30 मतलब 35 ऐसे कुछ हो, ठीक है, उसके आ गए, ठीक है। अब वो क्या करेगी, उसकी साइकोलॉजी क्या है। 100 प्रोफाइल आए हैं उसके पास, 100 प्रोफाइल उसकी आंखों के सामने है, और ये 100 प्रोफाइल वो हैं जो जिन लड़कों ने इस लड़की को पसंद किया है। तो इसको जो वो बेचारे 5 लोग हैं, 5-7 लोग हैं जो 40 साल के आसपास है, 38 साल है, वो नजर नहीं आएंगे उसको। वो स्मार्ट लड़के नजर आएंगे, हैंडसम लड़के नजर आएंगे। वो कहेगी यार इनको मैं देखती हूँ। और उनमें से भी जो टॉप क्लास के होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो लड़कों ने भेजा है, टॉप क्लास के होंगे, उनको इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी। उनका इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया 10-20 का और बातचीत शुरू की, ठीक है। बातचीत शुरू करके अब वो ये नहीं देखेगी जो मैंने अभी पहले बोला था कि क्या हम मैरिज मटेरियल हैं, हमें क्यों मैरिज करनी है। वो ये नहीं सोचेगी कि भाई ये 2-3 साल छोटा है मेरे से लड़का, मेरे से ज़्यादा हैंडसम है, मतलब मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो ये मेरे से शादी क्यों करेगा। सही बात है, ठीक है ना भाई। एक सारे पर्सपेक्टिव नहीं देखे, आपको सारे देखने पड़ेंगे ना। आप जब शादी करने निकलते हो तो आपको मैच मेकिंग का मतलब क्या है। मैच मेकिंग का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा दिखता है, आप कैसे दिखते हो। अगर सामने वाला बहुत अगली दिखता है तो क्या आप उससे शादी करोगे? नहीं करोगे आप, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको वो मैच मेकिंग करनी पड़ेगी। तो आपने देख लिया कि सामने वाले ने इंटरेस्ट भेजा तो आप लट्टू हो गए उसके ऊपर, आपने उसका इंटरेस्ट ले लिया। तो ये 95% जो लड़के थे, ये लड़के नहीं थे बल्कि एक गैंग था, और गैंग ने आपको भेजा था अलग अलग प्रोफाइल बना के। अच्छा। लेकिन जो 5% असली थे उनको आपने इग्नोर कर दिया, फिल्टर कर दिया, रूल आउट कर दिया। तो अब आप उनके जाल में फंस गए हो। एग्जैक्टली, उनका तो काम ही यही होता होगा, उनका काम है। तो वो बात ही आपके साथ इतनी प्यार से, इज्जत से, इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आप फंसी जाओगे उनके साथ। और फिर धीरे धीरे वो ये जान लेते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आपके बैंक बैलेंस क्या है, आप जॉब कहाँ करते हो, क्या है क्या नहीं। जब सारा कुछ जान लेते हैं तो फिर वो आपके साथ चाल चलते हैं। तो चाल क्या है कि भाई हम बाहर रहते हैं, हम इंडिया मिलने आएंगे आपसे। इंडिया में आते हैं, एयरपोर्ट से फ़ोन आ जाता है कि जी वो मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा, मेरा तो यहाँ पे जो है बैग था, मेरा हैंडबैग, वो चोरी हो गया, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, ये किया वो किया है, तो अब मैं किसी दोस्त से कुछ उधार लेके मैं गुजारा कर रहा हूँ, तो जब मेरा पासपोर्ट वगैरह वापस आ जाएगा तब आएंगे। अब लड़की क्योंकि प्यार में आ गई, वो कहती है मैं मदद करती हूँ। बंदा कहता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं मदद लूँगा तुमसे। वो ज़बरदस्ती मदद करती। क्या बात है, तो नटवर लाल वाली बात हो गई। हाँ, वो जबरदस्ती मदद करती, जबरदस्ती पैसे देती है वो। जो मैं 25 लाख या 5 लाख या 45 लाख करें, ये जबरदस्ती दिए हुए पैसे हैं। मतलब उसने सामने से कोई फोर्स नहीं किया ना, फोर्स नहीं किया। तो इसमें फिर केस भी नहीं बनेगा फिर तो? नहीं, केस तो बनता है, वो तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट का केस बनता है, ठीक है। हाँ, जाली डॉक्यूमेंट का केस बनता है, साइबर क्राइम का केस बनता है, क्योंकि उसने फेक आइडेंटिटी यूज करके आपको मिसलीड किया है उसने। केस तो बहुत सारे लगते हैं इसके ऊपर, केस तो बनते हैं, बनाती है पुलिस, पकड़ती भी है, पकड़े भी जाते लोग, लेकिन फायदा क्या है? फायदा क्या? सही बात है, आप जाल में फंस गए। मतलब आप जाल में तो फंस गए ना। मेरा जो लेवल है उस लेवल से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लड़के मिल रहे, तो क्यों मिल रहे हैं? आपने ये सवाल नहीं किया? अपने से सवाल नहीं किया, बस अपने से सवाल नहीं किया कि कोई मुझसे क्यों शादी करना चाहेगा। बिल्कुल। आज भी मैं कई बार मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखता हूँ, नॉलेज के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, आपको ऐसी ऐसी लड़कियाँ मिल जाएंगी जिन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि उनकी 30 साल एज है,
तो उनको 25 से 30 साल का लड़का चाहिए, अपने उनको से- इवन 31 साल का भी लड़का नहीं चाहिए। अरे बाप रे, अब कैसे बात बनेगी? सही बात। अभी आपसे बात हो रही थी, आप जैसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आपने कहा कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे बैठ के लड़का देखने जा रही है, ऐसे भी केसेस आते हैं आपके पास? हाँ, ऐसे ये रियल में होता है। अच्छा। मतलब आप अपने आसपास अगर थोड़ा नज़र घुमाओगे, कभी आप रेस्टोरेंट में बैठे हों, अब हम तो जब भी कभी खाना खाने जाते हैं या देखते हैं तो हमें ये नई चीज़ें मिल जाती हैं देखने आपकी तो को। नजरें डिटेक्टिव तो ही है वो ना? नज़रें ऐसी होती हैं कि अपने आप दिख जाती हैं चीज़ें, हमें समझ आ जाता है कि ये चीज़ें चल रही हैं। कि एक कपल बैठा हुआ आपस में बात कर रहा है, उधर से कोई लड़का बैठा हुआ है दूसरी तीसरी टेबल पे, तो वो क्यूरियोसिटी से देखता है बार बार कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उससे समझ आ जाता है कि भाई ये चीज़ है। दाल में काला। और इधर बाई चांस हमने खाना ख़त्म किया, इधर से उन्होंने ख़त्म किया, अब जो लड़का है जो देखने आया लड़की को वो चला गया, बाद में लड़की कहती है कि मेरी एक सहेली आने वाली है, मैं उससे मिल के जाऊँगी यहाँ पे, तो सहेला तो पहले ही बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो वो फिर उसके साथ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये चल रहा है मामला। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं और क्लाइंट खुद भी आके बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जब आप शादी करने निकलो सीरियस नोट पे, तो आपको अपना मन बहुत साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी और की लाइफ में किसी और के घर में एंटर करने जा रहे हो, सही है। ठीक है, या अपने घर में किसी और को लाने जा रहे हो, तो आपको अपना मन बहुत साफ करना पड़ेगा। आपका मतलब सिस्टम ऐसा रखना पड़ेगा कि आप ओपन हार्टली किसी को इनवाइट कर सको अपनी लाइफ के लिए। सही बात है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की, शादी से पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक करें, देन शादी करें, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। जी जी। और ये सिर्फ आपको मेंटली ही डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको फाइनेंशियली भी बहुत डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल। क्योंकि शादी एक बहुत महंगा अफेयर है लोगों के लिए, और डिवोर्सेस वगैरह का एक्सपेंसेस फिर बाद में जब इस तरह की बात चली आती है तो वो भी बहुत परेशान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात हो गई प्री मैरिज से रिलेटेड। जो मैं एक कैलकुलेशन भी दे देता हूँ आपको। जी जी, बताइए ना। तो कैलकुलेशन ऐसी है कि शादी में आपने एक एक्स अमाउंट खर्च किया, जी, ठीक है, तो शादी तोड़ने के लिए आपको 3 गुना 3x करना पड़ेगा खर्च। तो आपको ये उतना बजट लेके चलना पड़ेगा कि अगर आप शादी को नहीं निभाते हो तो आपको बाद में उतना बजट खर्च करना पड़ेगा। ऐसी बातें ना करो सर, वो लोग डर जाएंगे, वो शादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी करें लेकिन सोच समझ के करें। एक्स अमाउंट ही बड़ा मुश्किल से जोड़ते हैं, 2x 3x कहाँ से लेके आएंगे? देखो, लोगों को, मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये सारी चीजें पता है, बट उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। जी जी, सही बात। कारण सिर्फ इतना है कि शादी, आप ये मत समझिए कि पैसा ही खर्च हो रहा है, आपके इमोशंस भी तो खर्च हो रहे हैं ना। सही बात है। आप इमोशंस खर्च हो रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारा सिस्टम है, उसके रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं। जब आप एक डिवोर्स के लिए जाते हो तो आप पुलिस के पास भी जाते हो, आप वकील के पास भी जाते हो, जज के पास भी जाते हो, आप सब जो कानूनी प्रक्रिया है उनको पूरा करते हो, ठीक है। तो आप वो जो हमारे रिसोर्सेज है वो भी लगा रही है, तो आपके केस की वजह से हो सकता है कि किसी और का केस सफर कर जाए। सही है, जिसका जेन्युइन हो। अगर आप कोर्ट्स में देखोगे तो वहां पे आपको ढेरों केसेस मिलते हैं। एक जो जज है अपने कमरे में बैठ करके 150 केस सुनता है एक दिन में। अब सोचो उसकी क्या हालत होगी, वो डेट नहीं देगा तो और क्या देगा। फिर हम लोग दोष देते हैं कि जज डेट दे रहे हैं, और इतने सारे करोड़ों केसेस जो पेंडिंग है। एक डेटा है जो कहता है 4 से 5 करोड़ केस पेंडिंग है आज के बिल्कुल डेट में। बिल्कुल। वो इसी वजह से भी है कि हर बंदा बिना सोचे समझे केस कर रहा है और पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेता। तो मुझे तो लगता है कि लॉ में एक प्रोविजन भी होना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए आप केस करना जा रहे हो तो एक आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। आपका जो केस है आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। आपके उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो भी आपको समझने हो। मैंने एक किस्सा बताता हूँ आपको। मेरे एक क्लाइंट थे लंदन में, तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया मेरे साथ कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया वहाँ। वाइफ ने पुलिस को कॉल कर लिया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, थप्पड़ मार दिया मुझे। तो वहाँ पे क्या है कि पुलिस बड़ी समझदार है और काउंसलिंग करती है। वो काउंसलिंग यहाँ की भी पुलिस करती है, लेकिन यहाँ की पैसे के लिए करती है काउंसलिंग, कि पैसे किससे मेरे को मिलेंगे। तो उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरे में रखा और उनसे पूछताछ शुरू की। 2 टीम बनी, एक टीम ने लड़की से पूछताछ शुरू की, एक से लड़के ने पूछताछ शुरू। तो उनसे निकल के आ गया कि लड़की ने झूठा बयान दिया है ये। फिर लड़की को समझाया गया कि देखो ये बयान उनका है, ये आपका है, सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन इसमें थप्पड़ का जिक्र नहीं है कहीं पे।
उन्होंने सारा साइकोलॉजिकल एनालाइज कर लिया कि भाई अगर आप ये केस करते हो तो केस हम रजिस्टर करेंगे, लेकिन जैसे ये झूठा मिलेगा केस तो आपके ऊपर भी केस हो जाएगा। तो ये कितनी बढ़िया हो गई, एक काउंसलिंग से कितने रिसोर्स, 1 घंटे के अंदर अंदर बिना कुछ गंवाए वो वापस दोनों एक गाड़ी में बैठ के वापस घर आ गए। कितना बढ़िया हो गया। अगर उस तरीके की काउंसलिंग यहाँ भी हो जाए तो कितने केसेस रजिस्टर ही ना हो, बेकार। और उसका एक कारण है कि ऐसा क्यों नहीं होता, हम पुलिस को दोष दे देते हैं, मैंने भी अभी दोष दिया कि पुलिस पैसा खा के बैठ जाती है, लेकिन इसका कारण है कि पुलिस के जो ड्यूटी आवर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि पुलिस वाले कितने घंटे काम करेंगे, वो दिक्कत है। कभी भी पुलिस को कॉल आ जाएगा कि भाई आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ड्यूटी ज्वाइन कर लो, कोई भी कांड हो गया उसी टाइम पुलिस को फ़ोन आ जाएगा। दूसरी दिक्कत ये है कि उनकी अप्रोप्रिएट सैलरियाँ नहीं हैं। आप बाहर देखोगे, दुबई में, आप यूएई में देखोगे, आप अमेरिका में देखोगे, आप सैलरी अच्छी होती है, ये उनकी बात तो सैलरियाँ बहुत अच्छी होती उनका वैसे ही पेट भरा होता है, वो दूसरी तरह से उनका पेट भरा होता है। हम यहाँ पे पेट भर देंगे तो भैया उनको कुछ पैसा ऊपर से खाने की जरूरत नहीं। तो कुछ रूल्स भी वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, यूएई वगैरह की, अब फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ रूल्स के भी ऐसे लूप होल्स है कि उनको पैसा बनाने का मौका मिल जाता वो मिलना ही नहीं चाहिए। और उनकी अगर सैलरी अच्छी हो जाए तो मुझे लगता नहीं कि कोई ये करप्शन छोटे लेवल पे खत्म हो सके। वो आप सही कह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप आए और मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप व्यूवर्स को भी मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट करके बताओ। इस तरीके के पॉडकास्ट और लाते रहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।